नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, उसमें हमने आयत और वर्ग के बारे में चर्चा की। और आज हम वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो और रह गए हैं हमारे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद में हम चतुर्भुज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ग के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट रह गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में है कोई वर्ग, ठीक है, स्क्वायर है। इसका नामकरण कर देता हूं ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी कोई हमारे पास में वर्ग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसके मध्य बिंदु है और इसके मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु, मतलब चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला देते हैं। चारों भुजा के जो मध्य बिंदु है उसको हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। इन चारों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है उनको हमने आपस में मिला दिया, तो हमारे पास में चार बॉक्स बन गए हैं वर्ग के अंदर। तो इनका माना कि हमने जो बड़ा वाला वर्ग है ए बी सी डी, इन इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कि एक्स मीटर स्क्वायर है। एक्स मीटर स्क्वायर है, तो इनका जो बॉक्स है इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो वर्ग के जो मध्य भुजा है, जो चारों भुजा है उनके मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है, तो हमारे पास में चार बॉक्स आते हैं। और इन चार बॉक्स में अगर इस पूरे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स मीटर स्क्वायर है, तो इन चारों डब्बों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा आ सकता है। तो ये बराबर चार भागों में विभाजित हो जाएगा। ये एक्स बाई फोर हो जाएगा, ये भी एक्स बाई फोर, ये भी एक्स बाई फोर और ये भी एक्स बाई फोर। मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। चारों का एक्स बाई फोर, इसका क्षेत्रफल एक्स बाई फोर, इसका भी एक्स बाई फोर, इसका भी एक्स बाई फोर और इसका भी एक्स बाई फोर, चारों का बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको हम अब इसको हम इसके अंदर हम विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। विकर्ण खींचते हैं। एक विकर्ण हो गया ये, एक विकर्ण हो गया ये। अब हम इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है। बड़े वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल हमारे पास में दिया गया है। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है कि एक्स मीटर स्क्वायर है। इसका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है एक्स मीटर स्क्वायर है। तो ये भी चार बराबर भागों में विभाजित करा है, तो इसका क्षेत्रफल भी एक्स बाई फोर हो जाएगा, इसका भी एक्स बाई फोर हो जाएगा, इसका भी एक्स बाई फोर और इसका भी एक्स बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। माना कि मैंने यहाँ पे एक और इन दोनों के दोनों भुजा है जो एस बी और सी डी है, इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट मध्य बिंदु को मिला दिया। और जो ए डी और बी सी है इनके मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया, ठीक है। इनको आपस में मिला दिया, तो हमारे पास में अब कितने बॉक्स बन गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बॉक्स बन गए। तो अब इनका अलग अलग क्षेत्रफल हो जाएगा, सारों का आठ बन गए। तो अब इनका जो क्षेत्रफल होगा वो एक्स बाई एट हो जाएगा, इसका भी एक्स बाई एट हो जाएगा, इसका भी एक्स बाई एट, इसका भी एक्स बाई एट, इसका भी एक्स बाई एट, इसका भी एक्स बाई एट हो जाएगा, ये भी एक्स बाई एट, इसका भी एक्स बाई एट, इसका भी एक्स बाई एट। कहने का मतलब बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो इनका अलग अलग क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स बाई एट, एक्स बाई एट, एक्स बाई एट। एक हमारे पास में ये पॉइंट हो गया।
अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, ठीक है। ये कोई वर्ग है हमारे पास में, ये कोई वर्ग है। इसमें हम एक चाप बनाते हैं इधर। इस बिंदु से कोई ए बिंदु है, ये सी है, ये बी है और ये डी है, ठीक है, ये डी है। और यहां से एक चाप और बनाते हैं। ये हमारे पास में दो चाप हो गए, ये वर्ग है। तो इसके अंदर हमें एक बार देखो, एक बार इसको, इन दोनों चाप से कटता हुआ एक वर्ग बनेगा और एक इस जो वर्ग की भुजा है इनसे होता हुआ एक वर्ग बनेगा, ठीक है। एक वर्ग इन दोनों चाप से होता हुआ और एक वर्ग की भुजा से, ठीक है। और इन दोनों चाप से होता हुआ और एक वर्ग की भुजा से, ठीक है। एक वर्ग बनेगा इन दोनों चाप से होता हुआ और वर्ग की भुजा से। इस टाइप के हमारे पास में चार वर्त बनेंगे, ठीक है। एक वर्ग के अंदर दो चाप काटेंगे, उनके अंदर ये चार वर्ग बनेंगे। तो इनका अगर हमारे पास में वर्ग की भुजा दे रखी है, कोई वर्ग की भुजा है ए, तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछ सकता है, या हमें क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो जब जब हमें इनकी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R3 है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R4 है, ठीक है। ये चार त्रिज्या हो गई हमारे पास में। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो त्रिज्या R2 है और R3 है ये आपस में बराबर होगी। जो त्रिज्या R2 और R3 मतलब ये दोनों वर्त आपस में बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है इसका पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं ये त्रिज्या कितनी होगी इस भुजा की रेस्पेक्ट के अंदर, मतलब वर्ग की भुजा के रेस्पेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटा वाला त्रिभुज R1, उसके बाद में R2 और R3, इनकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी ये। फिर लेते हैं R3, ये R4 का मान, ठीक है। तो हमारे पास में R1 का मान तो निकल के आता है 3a/8, 3a/8। और जो R2 और R3 का मान आता है वो आता है a/6 और R4 का मान आता है हमारे पास में a/16, a/16। ये हमारे पास में A और R1, R2, R3 और R4 के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। ये होता है आपस में इनका बीच में समझ। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ये कोई वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर हम यहां से यहां तक एक चाप और फिर यहां से यहां तक एक चाप, ये जो पत्ती समान आकृति आपको दिखाई दे रही है बीच के अंदर, इसका कभी कभी क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस बिंदु से काटा गया चाप और इस कोने से काटा गया चाप के जो बीच का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है उसके बारे में। अगर इसकी भुजा दे रखी है ए है
इसकी भुजा दे रखी है ए है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4/7 a²। 4/7 a², मतलब इसकी भुजा ए दे रखी है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पत्ती समान आकृति दिखाई दे रही है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4/7 a²। मतलब a² क्या है, ये भुजा a² हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, और अगर आपको इनका क्षेत्रफल पूछ ले, इन दोनों खाली स्थान जो बची हुई जगह का क्षेत्रफल पूछ ले, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/14 a²। ये भी हो जाएगा 3/14 a²। ठीक है, इनका भी क्षेत्रफल बराबर होगा 3/14 a², इसका भी 3/14 a² हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक इसके अंदर आता है, इसका कोई मध्य बिंदु है जिसे ओ मान लेते हैं हम, और यहां से एक चाप इधर और एक चाप इधर, ये जो पत्तीनुमा संरचना बनती है, माना कि एक चाप इधर, एक चाप इधर, एक चाप इधर, एक इधर, और एक चाप इधर, एक चाप इधर, ये जो पत्तीनुमा संरचनाएं बनती है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब एक पत्ती का क्षेत्रफल होता है a/7, a/7। ठीक है, a/7, ए क्या है, ए है इस वृत्त, जो वर्ग है उसकी भुजा, a/7 हो जाएगा। अगर a/7 का स्क्वायर, a/a²/7, ठीक है, इस वर्ग का भुजा का जो 7वां हिस्सा होगा वो ये एक पत्ती होगी। अगर चारों पत्ती का निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे हम, 4a²/7। ठीक है, अगर चारों पत्तियों का निकालना है तो 4a/7 हो जाएगा। अगर एक पत्ती का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो a²/7 हो जाएगा। ये इसका अगला बिंदु हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर आगे और भी हमें क्वेश्चन के अंदर आएगा तो वहां पे मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम चतुर्भुज की ओर। चतुर्भुज, अगला जो पॉइंट है हेडिंग डालो आप, चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो इसकी जो आकृति है उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। मानना कि ये कोई चतुर्भुज है जिसका नामकरण कर देता हूं मैं, A B C और D। ये कोई ABCD चतुर्भुज है। अब इसका पॉइंट नंबर एक, ये कोण हो गया ए, ठीक है, ए डिग्री का। ये कोण हो गया कोण बी डिग्री का। ये कोण हो गया सी डिग्री का, और ये कोण हो गया स्मॉल डी डिग्री का। तो इसके जो चारों अंतःकोण होते हैं, जो चतुर्भुज के चारों अंतःकोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका जो योग होता है वो कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। पॉइंट नंबर एक, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, पॉइंट नंबर दो। पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर दो क्या है इसके अंदर, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, अगर मैं इस जो चतुर्भुज है इसके अंदर दो विकर्ण खींच देता हूं, ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ये कोई दो विकर्ण है, और
इस विकर्ण का मान दे देता हूं, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। इनकी जो लंबाई है वो D1 है और इसकी D2 है, ठीक है। और इनके मध्य का जो कोण दे रखा है वो माना कि थीटा है, वो मान लेते हैं थीटा है। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। थीटा का मान यहां से आएगा जो हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, और जो विकर्ण D1 और D2 दोनों दे रखे उनका गुणनफल बटा 2, ये हमारे पास में आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब अगर ये कोण ना देकर कोण ये दे दे हमें, ये वाला कोण, तो इसको मान लेते हैं फाई, इसको मान लेते हैं फाई। तो फिर इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फिर हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन फाइव हो जाएगा, फिर फाइव हो जाएगा, फिर ये थीटा काम में नहीं आएगा, फिर ये फाइव वाला देगा, ये काम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर थीटा प्लस फाइव बराबर 180 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर होता है साइन फाइव। ये आपको भी पता है इस चीज के बारे में कि साइन थीटा बराबर साइन फाइव होता है। अगर थीटा प्लस फाइव बराबर 180 है, मतलब यहां से मान लो कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो फिर फाइव का मान कितना आ जाएगा, फाइव का मान आ जाएगा 150। तो साइन 30 का और साइन 150 का 150 का मान बराबर होता है। साइन 60 का और साइन 120 का मान बराबर होता है। साइन 90 का और साइन 90 का मान आपस में बराबर होता है। साइन 0 का और साइन 180 का मान आपस में बराबर होता है। इस चीज के बारे में आप जानते हो, ठीक है। तो ये सूत्र यहां से आया, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब चलते हैं अगले चतुर्भुज की तरफ हम। ये तो हो गया हमारे पास में सामान्य चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करते हैं हम अलग अलग। इसमें पॉइंट नंबर 1, पहला जो चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, इसकी बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास में समांतर चतुर्भुज। कोई ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो पॉइंट नंबर 1 कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर चतुर्भुज में वो आपस में बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं ये कोई भुजा है ए और ये है कोई भुजा बी, तो इधर वाली भी बी होगी, ये ऊपर वाली ए हो जाएगी, ठीक है। अब माना कि इन दोनों भुजा के बीच में जो दोनों भुजाएं हैं उनके बीच का हमें कोण दे दें कि ये थीटा है, तो चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा हमारे पास में ए इंटू बी, दोनों समांतर भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास में क्षेत्रफल इसका। ए इंटू बी और इनके बीच का कोण साइन थीटा, ये हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसके हम दो पहले विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2। ये दोनों की जो असमान विकर्ण होते हैं इसके समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में
असमान होते हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं D1 है, और ये हो गया D2। ठीक है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। परंतु इसमें क्या होता है, इसमें ये जो विकर्ण होते हैं जहां पे बिंदु करता है, इसको मान लेता हूं मैं O है। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। मतलब जो इनके कोणों से जो विकर्ण का जो कटान बिंदु है उनके बीच का दूरी बराबर होती है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया इसमें। ये विकर्ण हो गया D1, ये विकर्ण हो गया D2, दोनों के बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि इनकी जो समांतर चतुर्भुज है उनकी भुजा और दोनों विकर्ण है, दोनों भुजा और दोनों विकर्णों के बीच में संबंध बताइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ए बी D1 और D2 के बीच में रिलेशन बताइए, रिलेशन बताओ। तो क्या होता है, तो ये होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये इनके बीच में संबंध होता है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या है, इस समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। D1 और D2 क्या है, इनके विकर्ण दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर आगे इसके जो समचतुर्भुज है, रोम्बस और सबलम चतुर्भुज है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।